हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो लास्ट का आखिरी कुछ छोटा छोटा टॉपिक्स बच गया है हमारे नेशनल इनकम चैप्टर में उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब हम पिछले क्लास में नेशनल इनकम का कुछ छोटा मोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जैसे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, उन दोनों का डिफरेंस बिटवीन, ये सारा टॉपिक कवर किए थे। आज भी हम उसी टाइप का कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। कुछ दो तीन एडिशनल क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं वो सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और आज हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर होगा कंप्लीट। फिर हम उसके बाद चलेंगे मनी चैप्टर, बैंकिंग चैप्टर में, और आगे हमारे सिलेबस को जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले चैप्टर 4 में मैं स्टॉप कर दूंगा और मैं इंडियन इकोनॉमी को शुरू करूंगा। इंडियन इकोनॉमी के हम कुछ चैप्टर्स को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, फिर जाकर मनी एंड बैंकिंग को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, किस तरीके से नॉमिनल जीडीपी को रियल में कन्वर्ट करते हैं, रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करते हैं, आज हम वो समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला है। सबसे पहला रियल जीडीपी निकालने का, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। और वही चीज अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इफ रियल जीडीपी इज 200, रियल जीडीपी हमें कितना दिया हुआ है 200, और प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है विद बेस इक्वल्स टू 100 इज 110। प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 110 और रियल जीडीपी दिया हुआ है हमें 200। तो कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी बोला, तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, डिवाइड नहीं, इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो फॉर्मूला में लिख दो, रियल जीडीपी कितना 200 इनटू प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है 110 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 220। ठीक है, 220 हमारा आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है बात? चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर। बहुत बार क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी डिफ्लेटर, या जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, प्राइस इंडेक्स वही होता है। ठीक है, देखो, as we have seen, nominal GDP is affected by both change in price and physical output. On the other hand, real GDP is affected by change in physical output only. रियल जीडीपी को सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है और नॉमिनल को क्वांटिटी और प्राइस दोनों से मतलब है। टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट, वी कैन यूज जीडीपी डिफ्लेटर। हम जीडीपी डिफ्लेटर को यूज कर सकते हैं, जिसका देखो बेसिकली जो हम पिछले क्लास पीछे फॉर्मूला पढ़े, ध्यान से देखना हो क्या रहा है। तीन फॉर्मूला जबरदस्ती बनाया हुआ है, एक ही फॉर्मूला, रियल इक्वल्स टू नॉमिनल डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये एक ही फॉर्मूला है, इसको घुमा घुमा कर फॉर्मूला बनाया। जैसे कि अगर मैं नॉमिनल को इधर ले आऊं, नॉमिनल इक्वल्स टू रियल इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, तो ये नॉमिनल का फॉर्मूला बन गया। अगर मैं प्राइस इंडेक्स को एक जगह रख दूं, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100, देखो प्राइस इंडेक्स को एक साइड रखा, बाकी सबको दूसरे साइड ले गया, तो ये बन गया हमारा तीसरा फॉर्मूला, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हमारा ये बन गया। तो बेसिकली तीनों जो फॉर्मूला हमें दिया गया है वो तीन फॉर्मूला नहीं है, वो एक ही फॉर्मूला है, बस उसे घुमा घुमा कर हमें बताया गया है। ठीक है, देख लो, जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। सेम यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी 15,000, रियल जीडीपी 12,000, तो फॉर्मूला में डाल दिए तो हमारा प्राइस इंडेक्स जो आ गया वो आ गया 125, हमारा प्राइस इंडेक्स आ गया। ठीक है, चलें आगे। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीडीपी एंड वेलफेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जीडीपी एंड वेलफेयर। अब
हमें लगता है जीडीपी इंक्रीज होना बहुत अच्छा है किसी भी इकोनॉमी के लिए। कोई इकोनॉमी का अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है मतलब वहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभार कुछ इधर उधर भी होता है। जैसे कि आओ हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक टॉपिक, जीडीपी का इंक्रीज होना, क्या इसका मतलब ये है कि लोगों का भलाई हो रहा है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है, वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है, लोग अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है? क्या इसका मतलब कुछ और भी है? आओ हम समझते हैं जीडीपी से हमें क्या समझ में आता है। जीडीपी इज ऑफन कंसिडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम जीडीपी को लोगों का भलाई का इंडेक्स की तरह लेते हैं। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि लोग अब अच्छा खासा जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है उसके बावजूद भी इकोनॉमी का हालत बहुत खराब है। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, रियल में लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। तो वो समझेंगे हम आज कब होता है, कैसे होता है। वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल। इट डिपेंड्स ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो हायर जीडीपी, किसी भी कंट्री का जीडीपी अगर ज्यादा है तो मान लिया जाता है कि वहां पर लोगों का भला हो रहा है, लोग अच्छा खासा जिंदगी जी रहे हैं, लोग गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। However, this generalization may not be correct due to the following limitations or reasons. First, ऐसा जरूरी नहीं है कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी के इंक्रीज होना हर बार अच्छा शो जो कर रहा है कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आओ देखते हैं। सबसे पहला रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि सभी का इनकम इंक्रीज हो रहा है? ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का मतलब जो रिच क्लास है उनका इनकम तेजी से राइज हो रहा है और पुअर का इनकम कम हो रहा है, तो इससे इकोनॉमी को भलाई कैसे होगा? क्या सभी को फायदा मिल पाया? नहीं, रिच को ज्यादा फायदा मिला, पुअर को कम फायदा मिला। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो इट इज पॉसिबल दैट विथ राइज इन जीडीपी, जब जीडीपी बढ़ेगा inequality also rises in the distribution of income may also increase, that is the gap between rich and poor will also increase, may also increase, जरूरी नहीं इंक्रीज होगा, लेकिन अक्सर देखा यही गया कि जीडीपी जब इंक्रीज होता है तो रिच का इनकम बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, वहीं पर पुअर का इनकम इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है। सेकंड, चेंज इन प्राइसेस। जीडीपी ना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है वो बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस हो रहा है, ना कि चेंज इन फिजिकल आउटपुट। जो हम एग्जांपल लिए थे, मतलब हमारा रियल जीडीपी नहीं बदल रहा है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है और हम खुश हो रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी की वजह से हमारा इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, दैट इज नॉमिनल जीडीपी, एंड नॉट ड्यू टू राइज इन फिजिकल आउटपुट, देन इट विल नॉट बी अ रिलायबल इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है। तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इकोनॉमी में बहुत सारा एक्टिविटी ऐसा भी है जो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है, बहुत सारा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी इकोनॉमी के अंदर में हो रहा है। मतलब बार्टर ट्रांजैक्शंस नहीं है, जरूरी नहीं है बार्टर ट्रांजैक्शंस, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि फ्री में किए जा रहे हैं, लेकिन वो फ्री में होना नहीं चाहिए, मतलब वो नॉन मॉनेटरी है, इस वजह से हम उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मेनी एक्टिविटी इन द इकोनॉमी आर नॉट इवैल्यूएटेड इन द मॉनेटरी टर्म्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन लाइक सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ, kitchen, gardening, leisure time activity etc. not included in GDP due to non availability of data। हमको हमारे पास इसका डेटा नहीं है, इस वजह से ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। ऐसा हो सकता है किसी इकोनॉमी में कि उसका जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा है तो हमें लगेगा कि ये इकोनॉमी तो डेवलप ही नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो है ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कंट्री का तो भला हो रहा है, कंट्री में तो एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन ये एक्टिविटी नॉन मॉनेटरी है, इसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या बोलता है? एक्सटर्नलिटी रेफर्स टू बेनिफिट्स और हार्म्स। दो प्रकार का एक्सटर्नलिटी होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होता है, एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब कुछ फायदा जो हमें बाहर से मिल रहा है उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कुछ नुकसान जो हमें बाहर से हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। एक्सटर्नलिटी रेफर्स टू बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड।
जैसे कि मैं एक फैक्ट्री बैठाया, फैक्ट्री, अब मेरे फैक्ट्री बैठाने से पॉल्यूशन हो रहा है, मैं क्या किया, रात को गंदा एयर, जो गंदा धुआं है वो छोड़ देता हूँ, किसी को पता नहीं चलता, गंदा पानी रिवर में छोड़ देता हूँ, रिवर पॉल्यूट हो जाता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, मेरे कारण बहुत प्रकार का पॉल्यूशन हो रहा है। क्या इस पॉल्यूशन का पेमेंट मैं कर रहा हूं? नहीं कर रहा। दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। मेरे वजह से जीडीपी इंक्रीज हुआ, जीडीपी तो इंक्रीज हुआ, लेकिन मेरे वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन भी हो रहा है, मेरे वजह से कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, कुछ हार्म भी हो रहा है इकोनॉमी को, जिसका पेमेंट मुझे करना नहीं पड़ रहा। अच्छा, फायदा, मेरा फैक्ट्री है, इसके बगल में एक आदमी दुकान खोल लिया समोसे का, समोसा दुकान चलने लगा, एक आदमी छोटा सा होटल खोल लिया, इसका चलने लगा, एक आदमी कपड़ा धोने का दुकान खोल लिया, लॉन्ड्री सिस्टम चला लिया, वो भी चलने लगा, एक आदमी पान पुड़िया का ठेला खोला, वो चलने लगा। मेरी वजह से देखो कितने लोगों को और फायदा हुआ, हुआ या नहीं हुआ? मेरी वजह से लोगों को फायदा, क्या इसका बेनिफिट जो हो रहा है, क्या इसका कोई भी पैसा मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी वजह से, मेरे फैक्ट्री के वजह से आसपास के लोगों को कितना फायदा हुआ, मेरे वजह से इस एरिया में करने वाले बिजनेसमैन का बहुत सारा फायदा होगा, बहुत सारे बिजनेसमैन मुझे सर्विसेज देंगे, मेरे फैक्ट्री को सर्विसेज देंगे, मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करके देंगे, मुझे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, मुझे इंटरनेट फैसिलिटी सप्लाई करेंगे। तो क्या उन लोगों का भला हो रहा है? यस, दीज आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो कभी कभार पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी दोनों होता है जीडीपी के इंक्रीज होने के। एक्टिविटी विच रिजल्ट इन बेनिफिट टू अदर्स आर टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड एक्टिविटी विच रिजल्ट इन हार्म टू अदर्स आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अगर उसका फायदा दूसरों को मिल रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर नुकसान हो रहा है तो नेगेटिव है। जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, ये लॉस इकोनॉमी के लिए एक नुकसान है, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। अगर मेरे वजह से कुछ फायदा हो रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। तो जीडीपी के इंक्रीज होने का दो इंपैक्ट होता है इकोनॉमी के अंदर, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अभी तक हम कितना पॉइंट पढ़े? हम जीडीपी एंड वेलफेयर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें 4 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, सेकेंड था चेंज इन प्राइसेस, तीसरा था हमारा, थर्ड पॉइंट जो है वो था हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, और चौथा पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज, जिसके अंदर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी दोनों आएगा। ठीक है, इसके बाद आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन और तेजी से इंक्रीज हो रहा है। सोच कर देखो, एक फैमिली का 10,000 का इनकम है, फैमिली में 2 आदमी, अगली साल फैमिली का इनकम या 5 साल बाद फैमिली का इनकम हो गया 12,000 रुपए, लेकिन ये 2 आदमी का फैमिली इंक्रीज होकर 5 आदमी का फैमिली बन गया। पहले पर हेड कितना रुपया बचता था? 5,000 रुपए, 10,000, 2 आदमी 5,000 पर हेड। अब 12,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, पर हेड कितना बचेगा? सिर्फ 2,400 रुपए। तुम चिल्ला रहे हो कि मेरा जीडीपी बढ़ गया, मेरा इनकम बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, 10,000 से 12,000 हो गया। क्या रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में तुम 2 से 5 हो गए, तो तुम्हारा पर हेड जो 5,000 आता था, अब पर हेड कितना आ रहा है? सिर्फ 2,400 रुपए आ रहा है। बात समझ रहे हो? तो क्या ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये तुम्हारा नुकसान हो गया। तो पॉइंट नंबर 5 जो है, जीडीपी तो हमारे कंट्री का राइज हो रहा है, हमारे कंट्री का इनकम तो राइज हो रहा है, लेकिन हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो उससे बहुत ज्यादा तेजी से राइज हो रहा है, जिसके वजह से पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहला जीडीपी जितना था डिवाइडेड बाय हम पॉपुलेशन करते थे, तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाता था, और पर कैपिटा इनकम अच्छा खासा होता था। लेकिन अब जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर में जो पॉपुलेशन है वो तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है पर कैपिटा इनकम का, वो कम आ रहा है। तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस हमारा कम हो गया है। जीडीपी डज नॉट कंसिडर द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। If the rate of population growth is higher than the rate of growth of GDP, then it will decrease the per capita availability of goods and services. अगर हमारा रिसोर्स का इंक्रीमेंट स्लोली हो रहा है और जीडीपी का इंक्रीमेंट मान लो स्लोली हो रहा है, और मान लो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट तेजी से हो रहा है, तो उस केस में
जो हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, विच विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर. इन दिस कॉन्टेक्स्ट सम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी प्लानर हैव सजेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगेन आखिरी कॉन्सेप्ट, ग्रीन जीएनपी. नाउ व्हाट इज ग्रीन जीएनपी? यहां तक देखो, ये तो हो गया है, यहां तक भूल जाओ. ये 5 पॉइंट हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर का, 5 पॉइंट एग्जाम में लिख कर आ जाना, बात खत्म. अब एक नया कॉन्सेप्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रीन जीएनपी. एक मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन जीएनपी? तो ये ग्रीन जीएनपी क्या होता है? ग्रीन जीएनपी मेजर्स नेशनल इनकम और आउटपुट एडजस्टेड फॉर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. तुम्हारी वजह से इन्वायरमेंट को जो नुकसान हुआ है या डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, तुम्हारी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारा एक्सटेंट हुआ है, तुम्हारी वजह से जो इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन को फेस करना पड़ा, तुम्हारी वजह से जो पॉल्यूशन हुआ, हम क्या करेंगे? उसका एक रीजनेबल एस्टिमेट करेंगे और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो इकोनॉमी का जीडीपी पहले निकल जाएगा या जीएनपी निकल जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे पॉल्यूशन. जितना भी प्रकार का पॉल्यूशन हम किए हैं उसका एक मॉनिटरी मेजरमेंट करेंगे और माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रीन जीएनपी. उससे हम निकाल लेंगे ग्रीन जीएनपी. इट विल हेल्प टू अटेन अ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट. अ लार्जर नंबर सिग्निफाइज ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी. क्लियर है बात? तो हम आज के क्लास में जो भी हमारा बचा खुचा नेशनल इनकम का पार्ट था, जो थियोरेटिकल पार्ट बचा हुआ था, वो सब कंप्लीट कर लिए. अब हमारा चैप्टर नंबर 4 होता है कंप्लीट. नेक्स्ट हम इसी प्लेलिस्ट में चैप्टर 5 को शुरू करेंगे. उससे पहले मैं तुम्हें इंडियन इकोनॉमी का कुछ चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, फिर हम चैप्टर नंबर 5 से आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू.